करनाल भाजपा गण जहां पर मनोहर लाल खट्टर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं आज करनाल पहुंचे हैं और अब पत्रकारों से रूबरू होंगे। आपसे अपील करेंगे वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह खबर या जानकारी जो है पहुंचती रहे। मित्रों, सबसे पहले तो आपको आज धनतेरस और उसके बाद जैसे दीपावली के सब पर्व एक साथ आते ही हैं। छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा, विश्वकर्मा पूजा, साथ में भैया दूज, छठ पूजा, इन सब कार्यक्रमों की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि अपनी जो वर्तमान सरकार है, जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनी है, उसका कल 1 वर्ष पूरा हुआ है। तो इस 1 वर्ष के पूरा होने पर भी मैं हरियाणा सरकार के सभी हमारे मंत्री, सभी हमारे विधायक, हमारे मुख्यमंत्री, उन सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और हरियाणा की जनता का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छे पूर्ण बहुमत से और ये सरकार बनाई थी। 1 साल की जो उपलब्धियां हैं, कल मुख्यमंत्री जी ने प्रत्यक्ष एक वीडियो के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को वो बताई हैं और विशेष उल्लेखनीय जो योजनाएं हैं उनका जिक्र किया है। और ख़ास तौर पर जैसे इस महीने से यानी 1 नवंबर से बुजुर्गों की पेंशन 200 रुपये बढ़ा करके 3000 से 3200 रुपये किया है और लाडो लक्ष्मी योजना वो भी जिसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है वो भी अगले महीने से ऐसी सब बहनों के खातों में 2100 रुपये जाना शुरू होगा। जितनी स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उनका जो पैसा है उनको डीबीटी के माध्यम से उसमें डाला गया है। खास करके खराबे का विषय या अन्य प्रकार के जितने शहरी निकाय, ग्रामीण निकाय, उनके खातों में जो पैसे 1000 करोड़ रुपये से ऊपर ये डाला गया, तो जिससे वहाँ के विकास के कामों में उनको लाभ होगा। तो वही बंद करो। ये ऐसे बहुत से काम कल एक ही दिन में कई योजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास किए हैं और इस प्रकार के, क्योंकि ये पहला वर्ष है तो पहले वर्ष के बाद 4 वर्ष जितने और बचे हैं, तो जितनी भी नई योजनाएं हैं या पहले वाली योजनाएं चल रही हैं उनको बखूबी और अच्छे प्रकार से वो करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार के विपक्ष के लोग जिस प्रकार जैसा बोलते रहते हैं, वो अपने गिराबान में झांकें कि जब वो कभी शासन में होते थे वो क्या करते थे, और एक साफ सुथरी ऐसी सरकार जो चल रही है उसके बारे में ऐसी टिप्पणियां करना तो बहुत गलत बात है। तो इस प्रदेश का जो शासन है बहुत अच्छा चल रहा है, जनता सुखी महसूस कर रही है। जनता में जैसे एक निराशा का वातावरण पहले होता था, वो निराशा का वातावरण नहीं है। सब लोग आशावादी होकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज का जो मुख्य विषय है उसमें हम जानते हैं कि देश के अंदर बहुत से अभियान चलाए गए। मोदी जी ने समय समय पर देश को एक करने के लिए, देश में मूल्यों को स्थापित करने के लिए, देश में व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए कई अभियान चलाए। हम जैसा देखते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसा अभियान हमारी सरकार 2014 में आने के बाद सबसे पहला एक अभियान जो हरियाणा में ही पानीपत की धरती से उन्होंने शुरू किया था, उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक बहुत अच्छा परिणाम ये निकला। और उन्हीं दिनों में उन्होंने लाल किला मैदान से स्वच्छता का एक मिशन ये शुरू किया था, स्वच्छ भारत मिशन के नाते से, और शौचालय जरूर हर घर में बने और ओपन डेफिकेशन फ्री ODF ये हर गांव हर शहर हो, उसमें भी बड़ी सफलता मिली है। देश के अंदर लोगों में देशभक्ति की भावना आए। मैं बाद में पहले देश यानी इंडिया फर्स्ट, इस प्रकार की बहुत से आयाम उन्होंने खड़े किए जो देश के लोगों के अंदर उनको उनका मुकाबला करते हुए उनको नाकोचने जवाए। और खास करके जैसे हम देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से किया गया, लोगों के मन में देशभक्ति की भावना उससे भी जागती है। तो कितने ही काम व्यापारियों के लिए, जैसा मैं कहूँगा कि चाहे देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों के कामकाज को सरलीकरण करने के नाते से GST जैसा बदलाव जो किया गया उसका भी बहुत बड़ा सकारात्मक एक प्रभाव गया। और अब तो GST की दरों को भी कम करके और 4 स्लैब की बजाय 2 स्लैब कर दिए गए। कितने ही काम गिनाने के हैं, गिनाए जा सकते हैं। कहीं कहीं ये आभास होता है कि इतने
सुधारात्मक काम करने के बाद देश से आतंकवाद भी समाप्त किया गया, नक्सलवाद समाप्त किया गया। अभी कल ही सैकड़ों नक्सलवादियों ने और समर्पण किया, उन्होंने हथियार अपने छोड़े। एक मूवमेंट चला, हम देश के साथ हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में एक बदलाव आया। जम्मू कश्मीर के लोग भी आतंकवाद की समाप्ति के बाद लगातार निरंतर प्रगति कर रहा है। इन सब विषयों के होने के बाद भी कभी कभी महसूस होता है कि देश के अंदर अथवा देश से बाहर की कुछ ताकतें देश को तोड़ने में अभी भी सक्रिय हैं। आम जनता को ये विषय बताने के लिए एक अच्छा अवसर चुना गया है, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन 31 अक्टूबर। और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पहले से मनाते हैं। एकता दौड़े ये लगाई जाती हैं, लेकिन इस बार 2 महीने लगातार उनकी इस एकता के संदेश को पहुंचाने के लिए सारे देश भर में बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे 31 दिसंबर तक, जिसके अंदर सबसे पहले 2 जो कार्यक्रम तय कर लिए गए हैं 25, 26 अक्टूबर को गांव-गांव में, शहर-शहर में पदयात्राएं निकलेंगी। 8 से 10 किलोमीटर की प्रतिदिन यात्रा में, पदयात्रा में लोग भाग लें। बड़ी संख्या में कार्यक्रम किए जाएंगे। इस जिले में भी इस योजना का हमारे जिलाध्यक्ष जी ने अपनी टीम के साथ बैठ करके और ये योजनाएं सब बना ली हैं। 31 अक्टूबर को और राष्ट्रीय एकता दौड़ रन फॉर यूनिटी ये भी जगह जगह पर आयोजित की जाएगी ताकि लोगों में संदेश जाए। और इसके बाद लगातार 2 महीने जगह जगह पर इन कार्यक्रमों को करने के लिए स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं या जितने भी संगठन हैं, गैर राजनीतिक संगठन, NGOs वगैरह, वो भी उसके अंदर भाग लेंगे। कहीं सेमिनार करेंगे, कहीं डिबेट्स होंगी, कहीं प्रदर्शनियाँ लगाई जाएंगी, कहीं साहित्य बांटा जाएगा। युवाओं को बैजेस देकर, उनके पटके उनको पहनाकर और जगह जगह जब जाएंगे तो उसका एक संदेश लोगों में जाएगा। चाहे वो किसी भी मॉल में जाते हैं, कहीं किसी कार्यक्रम में जाते हैं, सभा में जाते हैं, किसी भीड़ में दिखते हैं, बाजार में होते हैं या अपने अपने संस्थानों में भी जाते हैं, तो एक राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के लिए युवाओं को टारगेट करते हुए युवाओं का रजिस्ट्रेशन ये कराया जा रहा है। माई भारत इस पोर्टल पर जो 6 अक्टूबर को लॉन्च हो चुका है, जो युवा और हमारे जो मंत्री हैं, युवा और खेल मंत्री मनसुख भाई मांडविया केंद्र के मंत्री हैं, उन्होंने उसको लॉन्च किया है। और उसके बाद बड़ी संख्या में युवा उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। उसके अंदर प्रतियोगिताओं का प्रकार होगा और कौन कौन किस प्रतियोगिता में करेंगे और कहाँ कहाँ करेंगे, और उसका बाद में संपन्न होने के बाद उसकी फ़ोटोज़, उसकी जो वृत्त है वो सारा उस पोर्टल में डाल करके देश भर में ज़्यादा ज़्यादा युवाओं को इसका जोड़ा जाएगा। और लगातार इस प्रकार का कार्यक्रम 2 महीने तक चलेंगे। ऐसा एक अभियान का स्वरूप रहेगा। ये जानकारी देने के लिए आपको विशेष तौर पर बुलाया है। जो जनता को ये जानकारी मिलेगी तो लोगों में उत्साह आएगा। उसमें मीडिया की अपनी भूमिका है, वो भी सकारात्मक भूमिका लोगों के सामने जाएगी। और पुनः आज इस अवसर पर मैं आपको आने वाले दिवाली समेत सभी त्योहारों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने GST कम करी है मोदी साहब ने, आज तक जो है कोई भी दुकानदार कम नहीं कर रहा है। कुछ दुकानदारों को छोड़ के उसी रेट पर जो है वो सामान बेच रहे हैं, उसी रेट पर वो सारी चीज चल रही है, महंगाई उसी तरीके से बरकरार है। तो दुकानदार उस चीज को मान नहीं रहा है। मैं इसको नहीं मानता हूँ, मैं इसको नहीं मानता हूँ। आपके पास अगर कोई पर्टिकुलर किसी दुकान की शिकायत हो तो वो ज़रूर बताइए। जिन चीज़ों का रेट कम हुआ है, खास करके GST का, वही तो कम करेंगे ना। GST अगर कम नहीं है, सेम GST मानो 5% का 5% नहीं चल रहा है, उसको कम करने का विषय नहीं है। कोई 18% से 5% किया है, 12 से 5 किया है, तो 5-7% का रेट ही कम होता है। तो उसने टैक्स के रेट को ही कम करना है, इससे अतिरिक्त कोई चीज़ उसको कम नहीं करनी है। फिर भी किसी आइटम के बारे में आपको पता लगता है, आप हमें बताएंगे, हमारे लोगों को बताएंगे, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक जहाँ तक प्रत्यक्ष GST लगाकर आइटम्स को बेचने का विषय होता है, क्योंकि कुछ जो होलसेलर्स हैं वो स्वयं बिल के ऊपर टैक्स लगाते हैं, तो उस टैक्स को उनको लिखना पड़ता है कि वो कितने % लगा रहा है। आज वर्तमान दरों के हिसाब से अगर वो नहीं लगाता, ज़्यादा लगाता, तो वो प्रमाण हो जाता है। तो ऐसा प्रमाण भी कोई हो हमारे पास दीजिए। बिना प्रमाण के जो चर्चा खास करके कोई विपक्षी दल के लोग कहते रहते हैं, वैसा अगर कोई कहेगा तो उसका कोई अर्थ नहीं है। प्रमाण के साथ कहेंगे, देंगे, हम उसकी छानबीन कराएंगे, उसका अच्छा। सर ये आप साउथ अफ्रीका तो दुबई गए थे, तो वहाँ से क्या सौगात लाया अपने देश के लिए, खासतौर करने के लिए? देखिए, दुबई तो मेरा विजिट नहीं था। दुबई तो जैसा होता है कि एक रूट के अंदर जो क्या उसको बोलते हैं, वो क्या लोग, हाँ, स्टॉप ओवर
स्टॉप ओवर होता है तो उसमें क्या होता है, अगली फ्लाइट को पकड़ने के लिए जो बीच का समय उतना मुझे रात का समय वहाँ मिल गया था। एक दिन शाम को वहाँ पहुँचा था लगभग 6:30 बजे, अगले दिन सुबह 8 बजे 9 बजे फ्लाइट थी। तो मैं रात को एक गुरुद्वारा में भी चला गया था और कुछ व्यक्तिगत मित्र थे 2-3 वो मिले, अन्यथा कोई मेरा सरकारी कार्यक्रम अथवा कोई ऐसा विधिवत कार्यक्रम नहीं था। और जहाँ तक डरबन की बात है, डरबन में एक सम्मेलन हुआ, जो G20 कंट्रीज हैं उन सबका पावर को लेकर के एक सेमिनार था, कॉन्क्लेव था। तो उस पावर के संबंध में देश और दुनिया के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, हमने अपनी बात रखी है, दुनिया के लोगों ने अपनी बात रखी है। बहुत चीज़ों में भारतवर्ष दुनिया के लोगों से आगे है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी, RE, सोलर है, विंड है, या हमारा जो हाइड्रो प्लांट जितने हैं उन सबको मिलाएं तो हम 50% से ज़्यादा उसको पार कर गए हैं। और ये किसी देश में हुआ, सब देशों में नहीं हुआ। हमने बहुत प्रगति पिछले 10 सालों में की है। हमारा कोल आधारित जितना भी पावर जनरेशन है वो काफ़ी कम हुआ है, जिसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है वो कम हो रहा है। हमारे जो टारगेट थे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करने के, हमने 5 साल पहले पूरे कर लिए हैं। इस बात की सराहना देश के बहुत लोगों ने की है। जहाँ कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, ट्रांसमिशन लाइन में कमी है, जनरेशन में कमी है, उन लोगों ने हमारे से सहायता भी मांगी है। खास करके कुछ देशों के अंदर हम आज जा भी रहे हैं, जैसे सिंगापुर और दुबई और UAE, इन देशों में हमारी अंडर सी केबल ये हम डलवा रहे हैं, उनके साथ मिल करके डाल रहे हैं, ताकि सौर ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान जो कहीं कमी है, कहीं ज़्यादा है, तो उसका ट्रांसफ़र किया जा सके। तो ऐसे बहुत से देश हैं जो भारतवर्ष के साथ मिल करके काम कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका में भी हमारी NTPC और NTPC से जुड़ी संस्थाएं वो लगातार दौरा कर रही हैं, उनके लोग भी आ रहे हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उन समझौतों में हम जितनी उनको सहायता करेंगे, बदले में दूसरी चीज़ों में वो हमारी सहायता करेंगे। तो ये बायलेटरल समझौते होते हैं, इसमें हम कोई चीज़ उनसे लेके आते हैं या कुछ दे के आते हैं, ऐसा नहीं है। एक चीज़ हमारी आवश्यकता हम लेते हैं, एक चीज़ हम उनको दे सकते हैं, वो हमसे लेते हैं, वो लेते हैं। तो इस प्रकार के समझौते परस्पर जो होते हैं। समाज में इस वक्त थोड़ा सा ऐसा माहौल है कि सिस्टम पर विश्वास नहीं हो रहा। किसी नेता के घर पैसे मिल जाते हैं, किसी जज के घर मिल जाते हैं, 2 पुलिस ऑफिसर्स ने सुसाइड किया। ऐसे में आम जनता सिस्टम पर कैसे भरोसा करे? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि लोगों में एक जागृति आई है। और ये जो 2 घटनाएं हुई हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटनाएं हैं, और 2 परिवारों ने अपना एक बहुत जिम्मेवार आदमी को, नागरिक को खोया है। इस पर कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति नहीं करना चाहिए, ऐसी मेरी अपील है। कुछ लोग इसको जातिगत रंग दे करके भी चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, वो भी गलत है। हाँ, अगर इसमें कोई एक कंटेंट ऑफ कोर कोई इशू कहा जा सकता है तो भ्रष्टाचार है। वो भ्रष्टाचार के बारे में कोई भी चर्चा किसी भी बारे में हो रही है, जैसे आप चर्चा कर रहे हैं, अच्छी बात यह है कि लोगों में जागृति पैदा हुई है। और उसके कुछ दिन बाद, अभी 2 दिन पहले ही पंजाब के IPS ऑफिसर के घर से और कैश मिला है। तो ये चीज़ें पहले कोई ढूंढता भी नहीं था, कोई देखता भी नहीं था। आज लोग देखने लग गए, ढूंढने लग गए। हमारी जो एजेंसीज हैं जो उनको छानबीन करने वाली, वो तेज़ हुई हैं। तो एक पॉजिटिव पहलू इसमें से देखना चाहिए, और हमें भ्रष्टाचार के ऊपर खुल के चर्चा भी करनी चाहिए कि ना भ्रष्टाचार करने देंगे, ना हम करेंगे, ना करने देंगे। तो ऐसे भ्रष्टाचार को ध्यान में रखते हुए मुझे तो लगता है कि 2 बलिदान न जरूर हुए लोग, लेकिन इन बलिदानियों के बाद ये चर्चा जोर पकड़ रही है और अच्छा पहलू है। हम उन 2 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सरकार उन परिवारों के साथ खड़ी है, और उनके बारे में जो भी कोई केसेस हैं, पुलिस केस बने हैं अथवा जो भी आगे कोर्ट में जाकर के केस होंगे, तो सबको न्याय मिलना चाहिए। ये हमारी ओर से आगे है। सर, हरियाणा और यूपी की सीमा के पास माइनिंग का काम चल रहा है, और वहाँ पर निशानदेही को लेकर पिछले 1 साल से लगातार टाल मटोल की जा रही है। हरियाणा की सीमा में कहा जा रहा है कि ट्रक डंपर जो है वो वहाँ पर चलते हैं और रेत खनन करके वो आगे यूपी की तरफ लेके जाते हैं। किसानों को वहाँ पर सर खेती नहीं करने दी जा रही, किसान भी बहुत परेशान है। तो उसको लेकर अभी तक निशानदेही का काम से लटकाया हुआ है। देखिए, ये विषय कोई आज का नहीं है। जब 2 राज्यों के बीच में जब कोई डिमार्केशन एकदम पक्की नहीं होती, और खास करके जब नदी आ जाती है, तो डिमार्केशन के जो सारे चिन्ह हैं वो पानी के साथ कई बार बह जाते हैं। तो उसमें कोई क्लियर कट डिमार्केशन ना होने से उसका लोग लाभ उठाते हैं। किसी का लाभ होता है, किसी का नुकसान होता है। झगड़े आज से नहीं, वर्षों से चल रहे हैं। एक बार बीच में दीक्षित अवार्ड हुआ था, और दीक्षित अवार्ड के कारण से और उसकी सीमा को तय किया गया था कि सीमा यहाँ है। बीच बीच में खंभे भी लगाए गए थे, लेकिन कई खंभे नदी के अंदर आ गए थे, तो वो सारे पानी के बहाव के कारण से बह जाते हैं। तो उसके कारण से फिर ये विवाद खड़े होते हैं।
कोशिश रहती है कि दोनों सरकारों के जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है उनके डीएम मिल करके उन समस्याओं का हल करें। और अभी भी जो आप समस्या बता रहे हैं, मैं ज़रूर करनाल के हमारे जो डिप्टी कमिश्नर उनको कहूँगा कि काउंटर पार्ट जो भी जिला है उधर साइड में पड़ता है, उनसे बैठ करके ये चीज़ें हल करें। विपक्ष ने सीएम नायब सिंह सैनी को डमी बता हरियाणा में दिया। सर दो शब्द ज्यादा प्रचलित हो रहे हैं, एक डमी सीएम, एक सुपर सीएम। आपने भी सुना है क्या ये सब? देखिए, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता, कुछ भी बोलता रहे कोई। और जब सरकारें आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही पार्टी की सरकार 2 बार आई हो और उसमें मुख्यमंत्री अलग अलग हो। पहले हर कोई पार्टी बदल करके और मुख्यमंत्री बदल करके आता था, एक दूसरे का लोग विरोध करते थे। और ये परंपरा हरियाणा में क्या बहुत से प्रांतों में पहले भी चलती रही है और एक दूसरे को दुश्मनी का भाव लेकर के और बयानबाजी होती रही है। अब ये संयोग ऐसा है कि हरियाणा में पहली बार किसी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार आई है, आज तक हरियाणा में नहीं आई। और तीसरी बार सरकार आने के बाद संयोग से मुख्यमंत्री अलग अलग हो गए। पहले की 2 टर्म में मुख्यमंत्री अलग थे, अभी इस टर्म में मुख्यमंत्री अलग हो गए। उनको लगता है कि शायद वैसी ही लड़ाई जैसे 2 मुख्यमंत्रियों में पहले होती है, ये लड़ाई क्यों नहीं हो रही, उस लड़ाई की अपेक्षा करते हैं। उनको ये भूल जाना चाहिए कि हमारे पार्टी के संस्कार अलग हैं। उनकी पार्टियों में तो अगर एक ही पार्टी की सरकार होने के बाद भी मुख्यमंत्री बदल जाए तो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो जान जी तोड़ मेहनत करते हैं वो करते हैं, उनको छूट है। हम करते भी नहीं, हमारा संस्कार ऐसा है कि हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं। आज मुझे भी हरियाणा में कोई काम खास करके करनाल कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कराना होता है तो मैं मुख्यमंत्री को फोन करता हूँ कि मेरे यहाँ करनाल कॉन्स्टिट्यूंसी में ये काम आप कराइए। उनको भी किसी प्रकार की कठिनाई समस्या आती है तो मुझे फोन करेंगे ही। आखिर हमारा एक पार्टी के नाते संबंध है, हमारे वैसे भी व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। और एक व्यक्ति जब काम करना शुरू करता है, पहले वर्ष में हमको तो 2 वर्ष कठिनाई आई थी कि पहला वर्ष तो विपक्ष से जो उन्होंने किया उसको अंडू करने में लग गया था और अगला वर्ष बहुत सी चीजें नई सीखने को लग गई थी। कम से कम इस समय उनको ये 2 वर्ष नहीं लगाने पड़ेंगे, 1 वर्ष जरूर लगा होगा, क्योंकि बहुत सी चीजें मुख्यमंत्री नया आदमी कोई भी आता है, आप में से भी किसी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो क्या पहले दिन से आप उधेड़पुर करना शुरू कर देंगे क्या? पहले साल सबको सीखना करना पड़ता है, ये लंबा काम है, सामाजिक काम है और राजनीतिक पहलू को इतने आसान नहीं होते हैं, बहुत टिकलिश चीजें होती हैं। और थोड़ी उपचुप हो जाए तो और नहीं, आप ही नहीं छोड़ोगे। तो इसलिए आपसे भी बचना है, तो इसलिए तालमेल बहुत जरूरी होता है। इस तालमेल को लोग अदरवाइज लेते हैं, वो कृपया ना लें, इसमें से उसको कुछ नहीं मिलेगा, अपनी एनर्जी को वेस्ट करें। राहुल गांधी जी चंडीगढ़ पहुंचे हैं व्हाइट कॉलोनी की शहादत पे, लेकिन संदीप लाठर की वहाँ पे पहुंचे नहीं। अब ये तुमसे पूछना चाहिए। सर बिहार को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आरजेडी ने शाहबुद्दीन के बेटे को भी टिकट दिया है और लगातार चुनाव प्रचार जारी है, क्या आप भी जाएंगे? शाहबुद्दीन वाला भी सवाल। और क्या देखिए, ये जितने भी कैंडिडेचर और चुनाव में जिस प्रकार के ये सारी चीजें चलती हैं, इसका जवाब किसी पॉलिटिकल लीडर को नहीं देना चाहिए, इसका जवाब जनता देती है। और जनता तैयार बैठी है जवाब देने के लिए कि ऐसे गलत काम करेंगे, गलत कैंडिडेट्स को खड़ा करेंगे जो जिनकी पृष्ठभूमि इस प्रकार से प्रश्न चिन्हित है, तो जनता बैठी है किस काम की? जनता को आज ही अपना जवाब देना, यही अवसर है। इस अवसर के अलावा इस समय बल्कि राजनीतिक आदमियों को ना बोल करके जनता को बताना चाहिए। वो हमारे लोग बता रहे हैं कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, जनता तैयार बैठी है और जनता आने वाले समय में जिस दिन पोलिंग होगी वो जनता का दिन सर डोनाल्ड ट्रंप का एक जो है स्टेटमेंट आ रहा है कि रशिया से तेल भारत नहीं लेगा, इस पे क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, मैंने जैसे अभी आप लोग नीचे नहीं बैठे थे, मैंने अपने कार्यकर्ताओं को बताया कि देश की एकता अखंडता, बल्कि आपको बताया अभी कि देश की इस एकता अखंडता को तोड़ने के लिए दुनिया में बहुत सी ताकतें ये तैयार खड़ी हैं और वो हमारे यहाँ इंटरनल चीज़ों में जिस प्रकार से हस्तक्षेप करते हैं ये सहन नहीं किया जाएगा। हम कहाँ से तेल लेंगे, कहाँ से नहीं लेंगे, कहाँ अपनी चीज़ को भेजेंगे, कहाँ नहीं भेजेंगे। हम सॉवरेन कंट्री हैं और सॉवरेन कंट्री का अपना एक निर्णय करने का अपना एक ताकत होती है। तो हम कहाँ से तेल लेंगे, कहाँ से नहीं लेंगे, कहाँ से सामान मंगाएंगे, कहाँ अपना सामान भेजेंगे, ये 2 देशों के बीच में जैसा होता है वैसा करेंगे। उन्होंने अपने देश